आमंत्रित करना चाहूंगी। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अतुल प्रताप सिंह जी, सीनियर डेप्यूटी एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा। आप दोनों मंच पर आए, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें। मैं चाहूंगी कि अतुल जी आप प्लीज बुके देकर मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे खास कार्यक्रम में। अब इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे अतुल प्रताप सिंह। ओवर टू यू सर। थैंक यू स्वाति। बनवारी लाल जी, आपके बावल क्षेत्र में हम लोग आज मौजूद हैं। बड़ा अच्छा लगा, कब से मैं चर्चा को सुन रहा था और महिलाओं को खास तौर से, और जिस तरह से वो आपके लिए तारीफों के पुल बांध रही थी, उसमें ऐसा नहीं लगा कि कोई असहज भाव है, उसमें ऐसा नहीं लगा कि कोई सिर्फ दिखाने बोलने को है। उन्होंने आपके काम को, आपके प्रयासों को सराहा। आप चूंकि अब नेता हैं लेकिन पहले अफसर थे, वो भी मेडिकल क्षेत्र के। सरकार में चूंकि आप मंत्री भी हैं, कहा जाता है कि जब भी विपक्ष आरोप लगाता है तो शुरुआत यहां से करता है कि भाई सरकार काम नहीं कर रही है, फिर कहते हैं कि अफसर उनके वश में नहीं है। आपको दोनों का अनुभव है। जब अफसरशाही से आप नेता बने तब से लेकर अब तक, और फिर आपके क्षेत्र में जो काम हुआ, उसका एक छोटा सा विवरण आप पहले दें, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। देखो, आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने लोगों के बीच में जाने का ये अवसर दिया जी। और पहले मैं अधिकारी था, और मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा डॉक्टरी प्रोफेशन था, जो मैंने 30 साल तक हेल्थ डिपार्टमेंट में सेवा की, 21 साल सरकारी की और 10 साल प्राइवेट प्रैक्टिस की है मैंने यहाँ बाउल में जी। तो लोगों से जो मेरा जुड़ाव है, क्योंकि डॉक्टर का जो पेशा ऐसा है कि एक अटैचमेंट हो जाती है मरीज का, और डॉक्टर का एक रिलेशन ऐसा होता है कि भाई मरीज डॉक्टर पर विश्वास करता है। तो पिछले जो यहाँ मैं 20 साल एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर रहा सरकार में और प्राइवेट में, तो उससे लोगों से काफ़ी अच्छे संबंध मेरे थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के जो काम जो मैंने बिल्कुल ईमानदारी से और निष्ठा से नौकरी में रहते हुए किया और प्रैक्टिस में भी किया, तो उसी का नतीजा है कि आज जनता मेरे पर विश्वास किया और 2 बार लगातार मुझे विधानसभा भेजने का काम बाउल की जनता ने किया। तो उसके लिए मैं बाउल की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और उस विश्वास के बल पर जो बावल विधानसभा की समस्याएं थी उनसे मैं वाकिफ था, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और आज भी मैं मंत्री होने के बावजूद भी मैं उसी घर में रहता हूँ जब मैं डॉक्टर था, और जनता के बीच में रहता हूँ। जनता की जो समस्याएं उनसे भी मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ। तो सारी समस्याएं जो हमारा जो क्षेत्र है दक्षिणी हरियाणा, और उसमें खासकर हमारा जो खोल ब्लॉक है, इसके अंदर पानी की बहुत समस्या थी जी। तो हमने सबसे पहले, क्योंकि 2014 में जब मैं चुनाव में वोट मांगने के लिए जाता था, तो माताएं बहनें मेरे सामने एक पानी का गिलास लेके आती थी कि भाई आप इस पानी को पी के देखो, और वास्तव में वो पीने के लायक नहीं होता था। तो हमने सबसे पहले यही सोचा कि आते ही इस समस्या का हम निदान करेंगे। और हमने वैसे तो देखो पूरे हरियाणा में हमने काम किया है, लेकिन दक्षिणी हरियाणा उपेक्षित था, यहाँ काम कम हुए थे, इसलिए हमें यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और आज हरियाणा के अंदर ही जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो जल जीवन मिशन है, उसके तहत हर घर नल से जल के स्कीम के तहत पूरे हरियाणा में हमने हर घर नल से जल पहुँचाया है। और हमारा जो क्षेत्र है उसमें भी हमने आज कोई ऐसा घर नहीं है जिसको नहरी स्कीम से नहीं जोड़ा हो और सबको पानी की स्वच्छ पानी की उपलब्धता ना हो। और पानी एक ऐसा ज़िंदगी का अहम हिस्सा है कि सुबह उठते ही पानी चाहिए, और गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, पशु को भी चाहिए, जानवर को भी चाहिए, सभी को चाहिए। तो ये पानी का एक बहुत बड़ा काम था। और मैं इस पे आपको रोक कर एक सवाल लूंगा, क्योंकि जो फर्स्ट टेन्योर था आपका, उसमें जब एक ऐसे ही संवाद में हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तब भी आपका फोकस मैंने देखा था कि पानी को लेकर आप बहुत फोकस थे, और बार बार आप ये कह रहे थे कि जो गंदे पानी की समस्या है, वो चाहे इंसान के लिए हो या बेजुबान के लिए हो, उन सबके लिए समस्या को दूर करना। और दक्षिण हरियाणा जो है वो अपने आप में पानी को लेकर सबसे बड़ी चुनौती वाला क्षेत्र था।
जी। आपको लगता है कि हाँ वाकई उस स्केल पे आप लोग काम कर पाए? घर घर तक आप कह रहे हैं कि पानी पहुंचाया, स्वच्छ पानी पहुंचाया, लेकिन एक तरफ दूसरा पैटर्न तो दिखाई देता है। कहा जाता है कि जो पानी का माफिया है वो आप लोगों के लिए चैलेंज रहता था। आपने भी उस समय जिक्र किया था। देखो, हमने उस माफिया के चैलेंज को स्वीकार किया और आज हरियाणा के अंदर हर घर नल से जल की स्कीम के तहत हमने पानी पहुंचाया है। और आप जो माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, जो पानी का पहले की सरकारों में जो नल के ऊपर जो पानी की समस्या रहती, माताएं बहनें सुबह मटका रखती थी, वो इंतजार करती रहती थी कब नल आए, कब मेरा मटका भरे। और उस नल के ऊपर मटके भी फूटते थे और लोग सिर भी फूटते थे, झगड़े भी पानी पे ही होते थे। लेकिन आज आपने कहीं पूरे हरियाणा में इस तरह की स्थिति नहीं देखी होगी। और जब पानी स्वस्थ, अगर हम साफ सुथरा पानी हम देंगे तो जो हमारी वाटर बोर्न डिजीज हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, आपका जॉन्डिस हो गया, आपका गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारा घर का भी बजट खराब करती हैं और हमारी जो काम करने की ताकत है, जो क्षमता है, उसको भी कम करती हैं। तो इससे भी हमें छुटकारा मिलता है। क्योंकि अगर मान लो एक गरीब आदमी है और उसका एक ही कमाने वाला और वो बीमार पड़ जाए तो उसकी जो जमा पूंजी वो बीमारी में ख़त्म हो जाती और जो उसका दिहाड़ी थी वो खत्म होगी, तो गरीब हो गया। तो जब एक परिवार गरीब होगा तो देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। तो अगर हम सबको साफ सुथरा जल देंगे तो हमारे को ये आर्थिक जो व्यवस्था है, पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था, उस पर भी असर पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा एक स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। अब मैं उन सवालों पर आऊंगा जो आपके विभाग से जुड़े हैं, लेकिन उसके पहले चूंकि हरियाणा के बावल में हम बैठे हैं और हमने नाम भी दिया है बावल मंच, बावल को लेकर आपको खुद क्या लगता था जब आप नेता नहीं थे, जब आप एक अफसर थे, मेडिकल क्षेत्र से आप जुड़े हुए थे? लोगों का जब किसी डॉक्टर के साथ संवाद होता है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां भरोसा सबसे बड़ा होता है। आपको क्या लगा कि सबसे बड़ी चुनौती नेता बनने के बाद आपके लिए क्या थी और उस भरोसे को आप पूरा कर पाए, कमा पाए? देखो, सबसे जो मैं हर मंच से कहता हूं कि शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी है। और अगर शिक्षा किसी परिवार में आ जाती है तो परिवार बढ़ जाता है, किसी गांव में आ जाती है तो गांव आगे बढ़ जाता है। तो हमने शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया। हमारे यहाँ पहले कोएड कॉलेज था, हमने महिला कॉलेज एक और बनवाया है यहाँ 2017 में। उसके बाद हमारी जो एक बीएससी एग्रीकल्चर का एक कॉलेज 1995 में जिसकी नींव रखी गई थी, लेकिन 1995 से 2014 तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने 2015 में उसको दोबारा से यहाँ शुरू करवाया और उसके बाद यहाँ गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, आपके कॉलेज की बिल्डिंग, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, ये सब बनवाए। और आज यहाँ बीएससी के अलावा एमएससी और पीएचडी की क्लासें भी वहाँ होती हैं। और ये ऐसे कॉलेज 3 ही हैं पूरे हरियाणा में, एक हिसार में है, एक बावड़ में और एक कैथल के कोल में है। पूरे हरियाणा में 3 कॉलेज हैं। और यहाँ से जो बच्चा एडमिशन होता है, पूरे हरियाणा के बच्चों का ये मेरिट पे होता है। तो यहाँ से अगर बच्चा कोई आएगा तो साइंटिस्ट बन के निकलेगा। तो उसी के बाद हमारा जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है एक धामलावास में, वो भी 1995 में नींव रखी थी, उसका भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसको भी हमने 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उस टाइम हमने वहाँ क्लासेस शुरू करवाई, उसकी बिल्डिंग बनवाई और उसका हमने 2018 में उसका उद्घाटन भी किया। और वहाँ भी बहुत से कोर्सेज, ट्रेड्स हमारे हैं ताकि हमारा बच्चा यहीं पढ़े और हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है बावल, वहाँ पर वो अपना रोज़गार ले सकता है। उसके बाद हमने हमारा जो सैनिक स्कूल 2008 में नींव रखी गई थी, उस सैनिक स्कूल को भी हमने ही कंप्लीट किया है और इसी साल वहाँ मतलब क्लासें लगने लगी हैं। और एक एम्स जो कि पूरे हरियाणा में एक बनना था, उसको भी हमने आते ही उस पर काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब बावल के अंदर आए थे 2015 में, उसकी घोषणा करवाई। और ज़मीन के विवाद की वजह से वो लंबा समय खिंच गया, लेकिन आज उसकी चारदीवारी बनकर तैयार हो गई है, सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं और टेंडर प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती है, शायद आज उसका टेंडर ओपन होना था, अगर वो टेंडर प्रक्रिया सफलतापूर्वक हुई तो जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे। क्योंकि इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी भी और हमारे मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे स्थानीय सांसद भी हैं, उन दोनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है और जल्दी ही इसका शिलान्यास हम करवाएंगे। उसके अंदर जब एम्स यहाँ आएगा
तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके बाद घर बैठे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और जितनी भी हमारी मेडिकल जुड़ी हुई हैं, जैसे डॉक्टर बनेंगे, नर्सें बनेंगी, फार्मासिस्ट बनेंगे, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बनेंगे, लैब असिस्टेंट बनेंगे, जितने भी मेडिकल से जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं वो सब यहाँ होंगे। तो शिक्षा की दृष्टि से हमने ITI, जो हमारी एक टांकड़ी में ITI है, वो हमने एक ITI बनवाई ताकि हमारे बच्चे जो आजकल जो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन उसकी तरफ जा सकें। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा अगर है तो उससे बेहतरी का रास्ता अपने आप में आगे निकलता है। और बावल का जब मैं जिक्र कर रहा था और हम लोग जब आ रहे थे यहाँ पे, तो कई लोगों ने बावल करते करते कहते कहते ये बोला बवाल 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 एक शब्द है लेकिन जो आपने कहा बहुत अच्छा है। और हल्के फुल्के अंदाज में इसको हम देखें तो जो आपके प्रयास है या शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप लोगों ने इतना काम किया है सरकार के तौर पर, मंत्री के तौर पर, तो बावल के छोरे छोरियां बवाल मचाएंगे। बिल्कुल, हमारे महिला कॉलेज हमने बनवा दिए हैं, जबकि हमारे यहाँ कॉलेज था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक महिला कॉलेज और बनवाया ताकि हमारी जो बच्चियां हैं वो, क्योंकि अब बच्चों की सुरक्षा की लिहाज से भी, और माँ बाप पढ़ाते नहीं, गरीब आदमी दूर भेज नहीं सकते, तो अब हमारे यहाँ एक महिला कॉलेज हमने यहाँ इधर बाउल में बनवाया, और एक महिला कॉलेज उधर खोल ब्लॉक में पाली में बनवाया, और एक महिला कॉलेज हमारे ऑलरेडी था। तो मेरे विधानसभा में 3 महिला कॉलेज हैं, एक कोएड एजुकेशन का कॉलेज है, तो 4 कॉलेज हैं, और एक BSc एग्रीकल्चर का कॉलेज हो गया, एक सैनिक स्कूल हो गया, बहुत से पॉलिटेक्निकल कॉलेज हो गया। तो एजुकेशन से जुड़े हुए बहुत सी संस्थाएं हैं, और हमने 2-3 स्कूल अपग्रेड करवाए, और 2 हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल भी हमने बनवाए हैं यहाँ। तो एजुकेशन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा हमारे मतलब बावल विधानसभा में विकास हुआ है। और दूसरे जो हमारे जैसे सड़क का है, पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कें सब अच्छी सड़कें हैं, और जो नेशनल हाईवे भी बीच में हमारा 11 नंबर नेशनल हाईवे जो एम्स जाएगा, उधर एम्स है उधर की तरफ जा रहा है, और बाईपास भी बने हैं। और एक हमने ESI हॉस्पिटल स्वास्थ्य के लिए देखें तो एक ESI हॉस्पिटल 150 बेड का अभी बनकर तैयार हो गया, जल्दी उसका उद्घाटन किया जाएगा। और 2-3 PSC बनवाई हमने स्वास्थ्य के लिए भी, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। तो काफ़ी विकास हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, हमारा जो ये पुल है, ROB है एक, ROB ये फाटक 2-3 घंटे लगातार बंद रहता था, और उधर परली तरफ हमारी हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, और अब तो हमने एक सेक्रेटरी भी बनवा दिया है जहाँ सारे ऑफिस वहीं मिलेंगे। तो एक और जो ROB बनने के बाद अब नेशनल हाईवे पे यहाँ से सिर्फ 3 या 4 मिनट लगते हैं बाउल से, बीच में कोई रुकावट नहीं है। पहले 1-1, 2-2 घंटा फाटक बंद रहता था, तो लोग, बहुत से लोग तो हर हफ्ते 1-2 डेथ भी हो जाती थी, और कई बार मरीज। इसकी वजह क्या है, मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली NCR से बहुत करीब है, बहुत दूर नहीं है ये, उसके बावजूद इस क्षेत्र की आप लोगों के आने के पहले अनदेखी हुई नहीं हुई, इसकी क्या वजह थी? क्या आपको लगता था जब आप खुद अफसर थे? देखो, इसके 2 कारण होते हैं, एक तो राजनीतिक होता है, एक खुद जो इंडिविजुअल जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहा उसका इंटरेस्ट। तो आपको ही पता है कि पिछली सरकारों में दक्षिणी हरियाणा विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ ही था, वो राजनीतिक कारण था कि जहाँ के मुख्यमंत्री वहीं का विकास होता। ये मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल था वैसा ही था, हरियाणा का दक्षिण हरियाणा। बिल्कुल। तो अब जैसे मान लो जहाँ का मुख्यमंत्री, रोहतक का मुख्यमंत्री रोहतक का विकास, सरसा का है सरसा का विकास, भिवानी है तो भिवानी का विकास। हुड्डा साहब पे अपनी निशाना साधा है, ये तो आप कह सकते हो मैं तो ये कहा कि जहाँ का मुख्यमंत्री वहीं का विकास, वहीं के बच्चे रोजगार, उनको नौकरी मिलती थी, वहीं का विकास होता था। तो ये एक उपेक्षित क्षेत्र था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से लगभग 9 साल के तक जो विकास कार्य पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के, बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश के अंदर विकास कार्य, ये नहीं कि बाउल में ही हुए हैं जी, ऐसे कार्य भाई करनाल में हुए तो बाउल में, इसी तरह आपका पानीपत में हुआ तो रेवाड़ी में हुआ, सब जगह विकास कार्य। शायद जो आप कह रहे हैं कि सभी जगह पर विकास हुआ, और आज जब हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, आज ही के दिन से एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, विकसित भारत। बिल्कुल। तो
वो समुचित भारत के लिए है, उसमें तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी हैं, जो आपकी पार्टी के नहीं भी हैं, उन लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि सरकार केंद्र स्तर पर अगर आपकी है तो वो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करती है। अब मैं आपके कुछ विभागों पर आता हूं, सहकारिता से शुरू करते हैं। सहकारिता को लेकर खासतौर से बावल में क्या उपलब्धियां रही हैं, या क्या अभी भी आपको लगता है कि हाँ काम बाकी रह गया? देखो, सहकारिता विभाग में हमने अभी एक तो रामपुरा के अंदर एफेड का ऑयल मिल लगाया 150 मीट्रिक टन का। वैसे तो हमारे पहले 2 मिल थे, एक तो रेवाड़ी में और एक नारनौल के अंदर। उनकी कैपेसिटी 30 मीट्रिक टन की थी। उसको भी हमने दोनों का ऑगमेंटेशन किया है, 50 मीट्रिक टन किया है। और उसके साथ साथ 150 मीट्रिक टन की ये रामपुरा के अंदर हमने ऑयल मिल लगाए, मतलब फाउंडेशन हो चुका है। वो जल्दी ही उसका मतलब काम शुरू होने वाला है। और क्योंकि ये क्षेत्र हमारा सरसों का क्षेत्र है, पूरे देश के अंदर रेवाड़ी सरसों के लिए जोन बनाया गया है, तो उसको देखते हुए हमने 150 मीट्रिक टन की जो मिल है उसको अप्रूव किया है और उसका शिलान्यास भी हो चुका है। जल्दी उस पर काम शुरू होगा। उसके बाद हमने जो हमारा विटा का जो मिल्क प्लांट है, वो भी हमने 5 लाख लीटर का एक मिल्क प्लांट भी बिदावास में माननीय अमित शाह जी ने अभी उसका शिलान्यास किया था। उसका भी वर्क अलॉट हो गया है 4 द्वारी का। वो 4 द्वारी बनेगी और उसके बाद उस पर 263 करोड़ रुपए उस पर लगेंगे और वो प्लांट भी यहाँ लगेगा, ताकि जो मिल्क प्लांट हमारा जो प्रदेश है वो कृषि प्रधान देश है और जो पशुपालन का भी हमारे यहाँ अच्छा काम है। तो हमारे जो लोग हैं ये गाय भैंस पाल करके अपना दूध बेच करके अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं और रोज़गार भी मिलेगा और लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। तो ये कोऑपरेशन में ये हमने किया है। उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी के आने के बाद जिस तरह से कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में बदलाव आए हैं, जो भी हमारी पैक्स हैं, इन पैक्स को भी हम मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं। और ये जो पैक्स पहले चल रही है वो चलती रहेंगी। नई पैक्स हम एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कर रहे हैं कि भाई हमारे युवा आए इसमें और युवा नए काम करें, चाहे वो आपका मैं आपको इसमें थोड़ा सा रोकूंगा, क्योंकि जब ये संवाद शुरू होता है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, रोजगार वो भी कृषि क्षेत्र के हों, वो भी पशुओं से जुड़कर हों, कृषि से जुड़कर हों। चूंकि मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा हूं और एनिमल हस्बेंड्री एक सब्जेक्ट होता है। आज का युवा मुझे नहीं लगता कि शायद उतना ज्यादा इस तरफ रुख करना चाहता है, लेकिन समय बदलने के साथ और बहुत सारे उदाहरण आज के ही युवाओं के हैं कि उन लोगों ने किया अलग अलग प्रदेशों में, सिर्फ हरियाणा में नहीं। आपने खुद बावल के अंदर या फिर हरियाणा के अंदर, चूंकि कृषि मंत्री से भी जब हमारी चर्चा होती है तो वो भी बार बार फोकस करते हैं कि जो परंपरागत खेती है उससे हटकर हम इस पे फोकस कर रहे हैं, मत्स्य पालन पे कर रहे हैं, हम उसके अलावा जो है डेयरी पे कर रहे हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर डेयरी सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है। और चूंकि आप अभियंत्रिकी भी देखते हैं, इन दोनों का कनेक्शन जब आपने जोड़ा तो कितना आपको लगता है कि हाँ युवा आपसे जुड़ पाया या आप उसको लाभ दे पाए? देखो, जो मैं पैक्स की बात कर रहा था उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप हम लेके आ रहे हैं। युवा उसके अंदर जन औषधि केंद्र भी खोले, पैक्स जो नई आएंगे उसके अंदर जो पैक्स हैं वो जन औषधि केंद्र भी खोल सकती हैं, CSC सेंटर भी खोल सकती हैं, गैस एजेंसी भी ले सकती हैं, पेट्रोल पंप भी ले सकती हैं, या गोडाउन बना सकती हैं, आपका कोल्ड स्टोरेज बना सकती हैं। बहुत सी ऐसी जो काम है। मेरा सवाल फोकस था डेयरी को लेकर कि डेयरी से कितना जुड़ पा रहा है, क्योंकि अपने आप में हरियाणा जो कि दूध दही का बोला जाता है कि दूध दही का खाना हरियाणा, वहां पर डेयरी को लेकर आप लोगों ने अगर कोई विकल्प दिया तो युवा कितना जुड़ पा रहा है उससे? देखो, अभी आपकी बात ठीक है, कितना नहीं जुड़ पाया, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि युवा इससे जुड़े, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो कृषि प्रधान देश है, पशु पालन भी इसमें अच्छा है। तो वो लोग इससे जुड़ें और इससे ज़्यादा फायदा या रोजगार ले सकते हैं। तो हम युवाओं को प्रेरित करेंगे कि वे इससे जुड़ें। आपने हैफेड और वीटा का भी जिक्र किया, मैं दोनों को लेकर अलग अलग सवाल लूंगा। पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, सुना होगा, और आप तो खुद सरकार में हैं, मंत्री हैं, तो आपको पता ही होगा कि जब किसानों की फसल खरीद की बात आती है तो कहा जाता है ये एजेंसी, ये एजेंसी, ये एजेंसी। कुछ ऐसा प्लान है आप लोगों का कि जो खासतौर से जो बासमती धान, जिसको लेकर कहा जाता है कि जो निजी राइस मिलर्स हैं उन्हीं को रहेगा, बाद में थोड़ा सा परिवर्तन उसमें आया,
कोई प्रक्रिया इस पर शुरू करने वाले हैं हैफेड से उसको जोड़ने वाले, ताकि उस किसान को पर्टिकुलर कम से कम कुछ लाभ मिल पाए? बाकी और खेती के लिए जैसा आपने सरसों का भी जिक्र किया कि बेल्ट है सरसों का, तो हैफेड का क्या रोल देखते हैं और कैसे आप लोग काम कर रहे हैं आगे? देखो, हैफेड हमारी सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है स्टेट की, और धान हो या आपका गेहूं हो या आपका मस्टर्ड हो, सारी फसलें हैफेड खरीदता है। और हैफेड का काम ये है कि भाई अगर मान लो बाजार के अंदर किसी फसल का रेट कम है, तो हैफेड को हम कहते हैं कि भाई वो मार्केट में जाए और इसका रेट अच्छा दे, ताकि मार्केट में एक कंपटीशन हो और उसमें किसान को उसका लाभ मिले। तो हम हर फसल के लिए उनको कहते हैं, और हमारा जो बासमती है वो बाहर जाता है और अच्छी हमें उससे काफ़ी लाभ भी मिल रहा है, प्रॉफिट भी काफ़ी आ रहा है। हमारा जो बासमती चावल है वो बाहर विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। ठीक है, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी अमित भी माइक ले ले और कुछ जनसंवाद भी हो। हालांकि जनसंवाद कार्यक्रम आप लोगों का अब खत्म हो गया, अब संकल्प यात्रा शुरू हो गई है। वीटा को लेकर एक सवाल मैं और आपसे लेता हूं कि वीटा का ठीक ठाक नाम है, ऐसा नहीं है कि कमजोर नाम है, अच्छी पकड़ है, अन्य प्रदेशों में हिमाचल तक भी पहुंच उसकी हो रही है, लेकिन अगर मैं अमूल से और सरस से तुलना करूं तो आप कहां देखते हैं? देखो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अमूल बहुत आगे है और अमूल को बहुत समय भी लगा है, और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसी तर्ज पर हम आगे बढ़ें। और इसके लिए हमने मार्केटिंग भी शुरू की है, क्योंकि मार्केटिंग की वजह से नहीं होने की वजह से हम पीछे हैं थोड़ा। तो अब हमने इस पर प्रयास किए हैं कि इसकी मार्केटिंग बढ़ाई जाए, और हर मतलब हमने बूथ भी 5000 बूथ भी युवाओं के लिए खोलने का ऐलान किया है कि हम 5000 बूथ भी खोलेंगे, ताकि हमारा जो वीटा का जो प्रोडक्ट है वो हर घर पहुंचे। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसको अगर अमूल से मैं जोड़कर देखूं, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं क्योंकि दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं अलग अलग प्रदेशों के, उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रही कि गांव गांव तक पुरुषों महिलाओं सबको उससे जोड़ा गया, और फिर वो एक इतना बड़ा प्रोडक्ट बना जो कि शायद हरियाणा में अभी उतना नहीं बन पाया, जो आपने भी स्वीकारा, लेकिन ठीक ठाक अभी भी नाम है। गांव गांव तक इन लोगों तक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर या फिर उन तक वो सुविधाओं को लेकर या जागरूकता को लेकर कोई प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं ताकि ये प्रोडक्ट और बड़ा हो जो कि देश में नाम कमाए? देखो, अभी माननीय अमित शाह जी करनाल में आए थे 2 नवंबर को, तो उस दिन एक घोषणा की थी, अंत्योदय जो परिवार है हमारे, उन परिवार, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार हैं, उन परिवारों को अगर डेयरी खोलते हैं तो उनको 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से हम ज़्यादा रेट देंगे। और जब ये आएगी तो मुझे लगता है कि जो गांव में मिल्क सोसाइटी हमारी और बनेंगी, और उससे हम इसके जरिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक सवाल अमित मैं चाहूंगा कि आप भी ले, और जो अगर कोई और भी कुछ पूछना चाहता है या अपनी बात रखना चाहता है तो वो रखे। अमित। डॉक्टर साहब, अभी आप खेड़ा मुरार में थे, भारत विकसित संकल्प यात्रा आपने शुरू की है, बावल कितना विकसित हुआ है? लोग जानना चाहते हैं कि कितना बदल पाया, और आखिर अभी क्या टारगेट्स है ताकि जो आने वाले दिनों में आप बता सके बावल के लोगों को, वो करना चाहते हैं आप? देखो, पिछले 2014 से और आज तक जिस तरह से बावल हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में काफ़ी विकास हुए हैं। और हमने पूरा प्रयास किया है कि बावल की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब बावल के लोगों को दी जाए। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि हम इस योजना में सफल हुए हैं। और बड़े बड़े काम तो, विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, जो भी आगे ज़रूरत होगी वो हम काम करेंगे, लेकिन आज हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि हमने हर क्षेत्र में काम किया है। और कोई ऐसा, मैं लोगों से भी जब जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ, जो लोग बैठे रहते हैं कि भाई ऐसा कोई काम जो हमने 9 साल के अंदर बावल विधानसभा में नहीं किया हो वो बताएं, तो सामने से कोई जवाब नहीं आता। अभी ये रह गया, हमने हर क्षेत्र में बढ़िया काम किया है। भाई सहमत हैं आप सब? बनवारी जी, ये तो लग रहा है सब आप लोग के समर्थक हैं। नहीं, आप बाजार में पता करें जाके। अब जो अमित ने सवाल किया कि एक विकसित और संकल्प वाली बात करके आप लोग यात्रा केंद्र स्तर पर आपने शुरू की है, बावल के बारे में आपने बताया, सहकारिता के बारे में आपने बताया। अमित से कुछ और भी सवाल मैं आगे लूंगा, क्योंकि वो यहाँ पर रहते हैं तो बेहतर वो जानते हैं चीजों को, कमियां क्या हैं या खूबियां क्या हैं, या क्या आपकी उपलब्धि है या अभी क्या बाकी रह गया है।
अब जन स्वास्थ्य पे आते हैं फिर से। जन स्वास्थ्य महकमा भी आप देखते हैं, जब जन स्वास्थ्य की बात आती है तो उसका जो डायग्राम है बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप केंद्रित नहीं कर सकते कि हां 1 या 2 पॉइंट पे उसको करें। जन स्वास्थ्य को लेकर केंद्र स्तर पर बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई, आप लोगों की सरकार आने के बाद 14 के बाद से, प्रदेश स्तर पर भी आपकी सरकार आने के बाद शुरू की गई और आपके स्तर पर भी शुरू की गई। फोकस पॉइंट क्या रहा आप लोगों का कि जो सबसे ज्यादा मूलभूत जरूरतें थी, जो कि लंबे समय से अछूती रह गई थी, उन पर आपने काम किया? देखो, मैंने अभी कहा कि पानी के बगैर कोई भी जीवन संभव नहीं है, इंसान का भी, पशु पक्षी का भी, वनस्पति का भी। तो पानी एक बहुत ही अहम हमारे लिए है। तो हमारी सरकार आने के बाद, जैसे खासकर मैं दक्षिणी हरियाणा की बात करूंगा, यहाँ पानी नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 141 करोड़ रुपए स्वीकार किए और हमारे टेल तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। इससे पहले किसी सरकार ने नहरी पानी हमारे यहाँ टेल तक नहीं पहुंचाया। जब वो टेल तक पानी पहुंचा तो उसी के बाद हमने पीने का भी, खेती के लिए भी, दोनों को पानी हम दे पाए। तो ये बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है। उसके अलावा, पानी के अलावा जन स्वास्थ्य में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, उस पर कुछ जो कि यहाँ की दिक्कतें रही हो, खासतौर से बावल की दिक्कत रही हो, या फिर दक्षिण हरियाणा की बात कर लें या पूरे हरियाणा की बात कर लें। देखो, मैंने यही कहा ना कि पानी की समस्या थी, तो जहाँ भी दिक्कत थी, जैसे मान लो हमारा मेवात क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र में हमने रेन्यूअल स्कीम की शुरुआत की, 185 करोड़ रुपए की। तो 2016 में हमने एक स्कीम शुरू की थी और अभी 4-5 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने फिरोजपुर जिरका में भी एक 263 करोड़ रुपए की रेन्यूअल स्कीम का उद्घाटन किया। और हर जगह, जैसे नांगल चौधरी में लगा हुआ, आप 100 करोड़ रुपए दिए थे ऑगमेंटेशन के लिए, पहले 40 लीटर पर कैपिटा मिलता था, अब 70 लीटर मिलता है वहाँ। इसी तरह में आपके सतनाली के अंदर 125 करोड़ रुपए की स्कीम लागू की, तो वहाँ भी 70 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी मिल रहा है। इसी तरह हमने अटेली में भी 114 करोड़ रुपए की स्कीम लागू की, वहाँ भी लोगों को पानी की सुविधा मिल रही है। तो पूरा प्रयास किया गया है कि हर ढाणी तक पानी पहुँचे। और अब कुछ एक ढाणियाँ ऐसी रह गई हैं जहाँ आबादी कम है, लेकिन जिन ढाणियों में 100 आदमी रहते हैं या 20 घर हैं, उनको हम पहले ही पानी दे चुके हैं ढाणियों में। लेकिन ऐसी छोटी छोटी ढाणियाँ हैं और जहाँ पर लोग कम हैं, उनको भी स्टैंड पोस्ट के जरिए हम पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। और अच्छा पानी मिले उसके लिए हमने प्रदेश के अंदर हर ज़िले में लेबोरेटरी भी स्थापित की है, ताकि लोगों की जो पानी की जो क्वालिटी है वो अपनी जांच करवा सकें, कहीं गंदगी तो नहीं है। तो उसके लिए भी हमने जो हमारी एक सेंट्रल, जो हमारी एक बड़ी लेबोरेटरी एक स्टेट लेवल की, वो करनाल के अंदर है। बाकी हर ज़िले में लेबोरेटरी हैं टेस्टिंग के लिए, और अब सब डिवीज़न लेवल पर भी हम लेबोरेटरियाँ स्थापित करने जा रहे हैं, ताकि पानी की गुणवत्ता को चेक किया जा सके। ठीक है, अभियंत्रिकी भी आप देखते हैं, बहुत शायद लोग इससे फैमिलियर नहीं है इस शब्द से, इंजीनियरिंग बोल दे तो ज्यादा बेहतर होगा, लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका उपक्रम क्या है? आप लोग इस पर किस फोकस एरिया पे काम कर रहे हैं, कौन से लोगों के लिए काम कर रहे हैं? अभियंत्रिकी इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर क्या कृषि में शामिल होते हैं उपक्रम, जो इंजीनियरिंग के से बने हुए जो फॉर्मूले होते हैं उन पर काम करते हैं, या कुछ और भी इसके प्लेटफॉर्म? ऐसा है, देखो, इंजीनियरिंग जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग है, ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, जैसे पाइपलाइन का क्या साइज होना चाहिए, सीवरेज का क्या मतलब साइज होना चाहिए, क्या ढलान होना चाहिए, ये सारी चीजें देखते हैं। जहाँ आप एग्रीकल्चर की बात करें, उसका लिए अलग से एग्रीकल्चर अलग होता है, वो अलग देखते हैं। ठीक है, अब जब आपने कहा कि इसमें सिविल इंजीनियरिंग मेन फोकस एरिया है, बावल के लिए कितना काम हुआ इसमें? क्योंकि मैं आ रहा था तो मैंने टूटी सड़कें भी देखी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई आदि आपको मिली होगी, नहीं, हमारे क्षेत्र में कोई सड़कें टूटी नहीं हुई हैं। और आप घुसते ही आपको ऐसा लगेगा, रेवाड़ी से और बावल एक छोटा सा रोड होता था और आज 4 लेन सड़क बनी हुई है। और अभी जो हमारा पुल का काम चला हुआ है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये बस स्टैंड के आसपास थोड़ा लगा होगा। जो सर्विस लेन है वो NHI के अंडर आता है, और NHI से अभी हमने बात की थी, तो वो कह रहे जी 1 महीने के अंदर हम सारी ये जो भी हमारी सर्विस लेन है इनको ठीक कर देंगे। बाकी अंदर की हमारे गाँव की भी सारी सड़कें अच्छी हैं। सहमत हैं भाई आप लोग, सब लोग? तो ये हमारी ऐसी कोई सड़क है नहीं। ठीक है, अब चूंकि चुनावी साल है,
केंद्र सरकार का के लिए भी और आपके प्रदेश की सरकार के लिए भी, उस सवाल पर भी मैं अब आऊंगा। लेकिन उसके पहले एक चीज मैं जानना चाहता हूं, व्यक्तिगत तौर पर बनवारी लाल जी के लिए खुद क्या लगता है कि आपका ये जो टेन्योर रहा उसमें बावल को जो आपको देना था, जो आप अफसर होकर, एक आम आदमी होकर, एक डॉक्टर होकर सोचते थे या आप तक लोग समस्या पहुंचाते थे, आपके पास जब मरीज आते होंगे तो वो अपने स्वास्थ्य को लेकर ही नहीं आते होंगे, स्वास्थ्य की जांच कराने के साथ साथ बहुत सारी बातें बताते होंगे, वो कौन सी चीजें थी जिसको आपको लगता है कि आप कर पाए हैं या अभी और करने की जरूरत है? देखो, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे सड़क की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। और आज पूरे क्षेत्र के अंदर हमारे को ऐसी कोई समस्या मेरे को नहीं लग रही। लेकिन फिर भी विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, समय के हिसाब से जो जरूरतें आती रहती हैं वो सब हम पूरा करेंगे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई ऐसी समस्या हमारी रह गई हो जो लोग इस बात के लिए कहें कि भाई ये रह गया। लेकिन विकास कहता रहा, विपक्ष क्यों कहता है फिर कि नहीं 9 साल बेकार? विपक्ष अगर ये नहीं कहेगा तो उनको कौन पूछेगा? विपक्ष तो सरकार चाहे कितना ही अच्छा काम कर ले, आलोचना करनी ही करनी उसको। तो नहीं, आलोचना करना लोकतंत्र में अच्छा होता है, स्वस्थ, आप आलोचना करिए, लेकिन वो पूरी तरह से खारिज करते हैं। जैसे आपने शुरुआत, हमने जब चर्चा की तो आपने शिक्षा पर फोकस किया कि अगर शिक्षा बेहतर है तो अपने आप में उस क्षेत्र का, वहां के लोगों का विकास होगा। अभी ताजा मुख्यमंत्री ने ऐलान किया और उस पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे इनेलो हो, वो चाहे आम आदमी पार्टी जो कि हरियाणा में जन्म लेने की कोशिश कर रही है। वो कह रहे हैं सिर्फ ये चुनावी ढकोसला है। उस शिक्षा को लेकर वहीं पंजाब में वो अलग मॉडल देते हैं, दिल्ली के लिए अलग बताते हैं, लेकिन यहां पर जब सरकार ने और मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, आप लोगों ने उसको सराहा, तो उसको कहते हैं कि ढकोसला है। नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ ना, विपक्ष का विरोध करने का एक मन बना हो रहता है कि भाई सरकार जो भी काम करे उसका विरोध करें। अगर वो सरकार जो काम करे उसका सराहना करेंगे तो उनको कौन पूछेगा? विपक्ष का तो काम ये। लेकिन ये जो मॉडल आप लोग दे रहे हैं कि भाई शिक्षा इस स्तर से इस स्तर मुफ्त आप देंगे, आपको लगता है कि हाँ हरियाणा में इसकी वाकई जरूरत है और इससे लाभ भी मिलेगा? जो गरीब आदमी हैं उनको इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। कई परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चे को दूर नहीं पढ़ा सकते और उसका दूर भी नहीं पढ़ा सकते और पैसे भी नहीं होते। तो ये दोनों फायदे हैं कि एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कॉलेज दिया है ताकि महिलाओं बच्चियों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। उनकी ट्रांसपोर्ट की सुविधा की है और अब जो फ्री एजुकेशन कॉलेजों के अंदर की है जिन परिवारों की 1,80,000 से कम इनकम है, तो एक बहुत अच्छा जो अंत्योदय का जो हमारी सरकार का मिशन है कि जो गरीब से गरीब आदमी है समाज के अंदर उसका उत्थान कैसे किया जाए, तो उसकी दिशा में ये कदम उठाया गया। ठीक है, कुछ और मैं सवाल लूं उसके पहले फिर मैं चाहूंगा अमित कोई सवाल है या लोगों से भी आप चर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये था कि जब हम यहाँ लोगों से चर्चा कर रहे थे, उनका कहना था कि सूरत बदली है बावल की, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं, जैसा कि जो इंडस्ट्री है, औद्योगिक क्षेत्र है, युवाओं का रोजगार एक बड़ा समस्या, स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? क्योंकि आपका क्षेत्र है बावल, तो लोग जानना चाहते हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है सर आपको। देखो, युवाओं के लिए जो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारा जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, हमारी ITIs हैं, इन पर बच्चा पढ़े और इंडस्ट्रीज के अंदर रोजगार ले। और उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं कि भाई लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि देखो स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है कंपनीज में और जो स्किल्ड है बच्चा उसको हम रोजगार दिलाते भी हैं। और कुछ एक दिक्कतें हैं कि भाई लोकल होने की वजह से हो सकता है कई बार यूनियन बनती है तो वो गड़बड़ें होती हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी इंडस्ट्री है उनको भी काम बच्चे तो चाहिए होते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि जो लायक बच्चा है उसको हम रोजगार दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। अमित, डॉक्टर साहब, एक बड़ा मसला एम्स एक बड़ा प्रोजेक्ट है, कब तक माने लोग, पूरा हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं, बावल के लोग भी जानना चाहते हैं, कब तक मिल जाएगा? दूसरा से बड़े काम क्या हैं आपके जो कि लोग को बता सके कि हाँ भाई हमने ये किया है, क्यों अगले साल चुनाव में जाना है? देखो, अभी मैंने सारे काम गिनाए हैं, शिक्षा के भी गिनाए हैं, स्वास्थ्य के भी गिनाए हैं, पब्लिक हेल्थ के भी गिनाए, PWD के भी गिनाए, और जहाँ तक बिजली का है, बिजली का भी हमारे यहाँ क्षेत्र में लाइट पहले ज़्यादा जाती थी, आती कम थी, लेकिन आज हमने 4 33 kV के सब स्टेशन बना चुके हैं और 3 अभी पाइपलाइन में हैं। तो अब हमारे यहाँ लाइट की भी कोई समस्या नहीं है। जब मैं विधायक बना तो लोग आ जाते थे, जी मेरी मोटर फूक गई, हमारी डिम लाइट आती है, हमारा ये हो जाता है, लेकिन आज मेरे पास लाइट्स के भी कोई समस्या नहीं आती। तो
तो ऐसा कोई मेरे को नहीं लगता कि भाई मूलभूत सुविधा की कोई कमी हो। डॉक्टर साहब एम्स अभी चर्चा, तो एम्स कब तक एम्स का अभी मैंने बताया ना कि भाई टेंडर प्रक्रिया जो आज की डेट थी मेरे ख्याल से, अगर वो टेंडर प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो गया टेंडर, तो जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे। और आप देख भी रहे हो 4 द्वारी लगभग बनकर तैयार हो गई है, सारे काम मतलब हो रहे हैं, तो जल्दी ही उसका शिलान्यास होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अभी जैसे आप खेड़ा मुरार से आए, विकसित भारत संकल्प यात्रा थी, बावल संकल्प यात्रा क्या है? विकसित बावल संकल्प यात्रा, उसमें कुछ आपने टारगेट्स भी रखे होंगे कि शायद ये हमने करना है, अभी तक हमने ये किया है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि बनवारी लाल जी की संकल्प यात्रा। जी, जी, जी। उनका संकल्प क्या है? मेरी संकल्प यात्रा तो ये है कि हमारी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलें, और समय समय पर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो हम पूरी करेंगे। वैसे तो हमने लगभग हर क्षेत्र में काम किया है, लेकिन विकास निरंतर प्रक्रिया है, हम आगे काम करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आज भी महसूस कर रहा हूं, इसके पहले भी जब हम चर्चा करते थे तब भी महसूस कर रहा था, आप अफसर से नेता तो बन गए, लेकिन नेताओं वाला वो गुण शायद मुझे लगता है कि अभी भी नहीं, आप बचते हैं किसी पर टिप्पणी करने से। ऐसा क्यों है? मेरी बात सुनो। नहीं, ये टैक्टिक्स है या खूबी है, क्या है, मुझे समझाइए। भाई किसी की आलोचना करना ठीक है, कहीं जरूरत होती है। राजनीतिक आलोचना तो होनी चाहिए ना, वो आपकी करते हैं, आप उनकी कर सकते हैं। आप रोहतक वाले मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन हुड्डा साहब का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप खुद ही समझ गए हैं। अब किस किस का लेता, मैं सबका कहा कि जो जहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ विकास होता था, वहाँ के ये मतलब आप व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं कि हाँ, आलोचना भी करना है तो आप बिना नाम लिए भी कर सकते हैं। बिना नाम भी कर सकते हैं, सही बात है। तो ये तकनीक है, इंजीनियरिंग है, ये भी कुछ भी मान सकते हो। ठीक है। अब चुनावी साल में आते हैं, प्रदेश पर बाद में आएंगे, देश के हिसाब से बात करते हैं, लोकसभा के हिसाब से बात करते हैं। आपको क्या लगता है, बावल, दक्षिण हरियाणा और पूरा हरियाणा इस बार क्या देगा? देखो, मोदी जी देश में फिर से आएंगे, ये बीजेपी की चाहत है, आपकी भी चाहत होगी, कुछ जो आपके समर्थक हैं उनकी भी चाहत होगी, बहुत लोग हैं जो कि उनकी चाहत नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं, कोई और परिवर्तन होना चाहिए। हरियाणा का छोटा रोल होगा लेकिन मुख्य होगा, तो वो 10 की 10 सीटें क्या है? देखो, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीतने जा रही है, क्योंकि पिछले 9.5 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, चाहे वो धारा 370 हटाने का हो, चाहे वो आपके जीएसटी का हो, चाहे वो आपके राम मंदिर का हो, बहुत से ऐसे ऐतिहासिक फैसले देश की सरकार ने किए हैं। और आज देश को भी मोदी जी की जरूरत है, क्योंकि आज हमारे देश का जो मान और सम्मान पूरे विश्व के अंदर जो बढ़ा है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से बढ़ा है। तो हर भारतीय गर्व करता है कि दोबारा से अगर मान लो हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया बनना है या आगे बढ़ना है, तो नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री की हमें ज़रूरत है। तो आज हर नागरिक मोदी जी का मुरीद है, हर आदमी मोदी जी को चाहता है। तो निश्चित तौर पर केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि परिवर्तन होगा। हरियाणा कांग्रेस, भाई कांग्रेस तो वैसे नेशनल पार्टी है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस अलग ही होती है, वो कहती है कि नहीं, बड़ा बदलाव है। विपक्ष तो चाहता है कि बदलाव हो, लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होता। बदलाव जनता करती है, और जनता आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अच्छा, अब प्रदेश पर आते हैं। एक पार्टी जो कि सत्ता में थी, उसने 75 पार का नारा दिया, वो आपकी पार्टी थी। एक पार्टी जो कि नई पैदा हुई और उसने यमुना पार का नारा दिया आपके खिलाफ। अब आप दोनों लोग सत्ता में हैं, इस बार क्या होगा? देखो, मैंने अभी कहा कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, और वो व्यवस्था परिवर्तन जो हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन किया है, और उस ऑनलाइन सर्विस के 2 फायदे हुए हैं। एक तो भ्रष्टाचार कम हुआ है, और दूसरा घर बैठे लोगों को सुविधा मिली है। गरीब आदमी को मान लो कोई भी आपको डॉक्यूमेंट लेना हो, किसी भी तरह का, किसान को भी कोई डॉक्यूमेंट लेना हो, तो हम दफ्तरों में चक्कर काटते रहते थे, और कई दिन लग जाते थे। गरीब आदमी जो एक मजदूर है, वो अगर हफ्ते 10 दिन दफ्तरों के चक्कर काटेगा तो उसको आर्थिक तौर पर भी नुकसान होगा और परेशानी होगी, वो अलग। लेकिन आज आप घर बैठे सारी सुविधाएं ले सकते हो। तो ये गरीब आदमी जो दफ्तर में कोई घुसने भी नहीं देता था, और आज अपने किसी भी नज़दीकी CSC सेंटर पर ये डॉक्यूमेंट्स ले सकता है, और घर बैठे पेंशन बन जाती है। घर बैठे आपकी जो भी सुविधाएं हैं, आपके किसान सम्मान निधि हो, चाहे आपका
किसान वो फसल बीमा हो या बच्चों का स्टाइफंड हो, सारी चीज़ें आप घर बैठे इंतकाल हो जाता है, रजिस्ट्री आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को जो ईज ऑफ लिविंग इस सरकार ने दी है, और एक योग्यता के आधार पर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने नौकरियों का जो देने का काम किया है, इससे हर वर्ग खुश है। आज गरीब का बच्चा भी अगर पढ़ा इंटेलिजेंट है, योग्य है, तो वो कह सकता है कि मेरा बच्चा नौकरी लग सकता है। पहले वाली सरकारों में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ सिफारिश से नौकरी मिलती थी। आज इस सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। तो एक बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप जो ऑनलाइन का जिक्र कर रहे हैं, अभी मेरी सहयोगी स्वाति और अमित जब चर्चा कर रहे थे तो मैं सुन रहा था, शायद वो शख्स यहीं पर बैठे होंगे, वो एक कमी कोई बता रहे थे, जो है कि एक ही कमी है, मतलब कमी एक ही है, ज्यादा नहीं है, एक ही कमी है, वो पोर्टल वोटल को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये पोर्टल को लेकर राजनीतिक वार भी आप लोगों के ऊपर, और फिर ये चुनौती भी है। कोई भी जब सिस्टम शुरू होता है उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, और उन कमियों को दूर करने का प्रयास हम कर रहे हैं, और हर जगह हम कैंप भी लगा रहे हैं अपने हलके के अंदर भी। इसी तरह प्रदेश के अंदर भी अब हर विधायक अपने हलके में इस तरह का कैंप लगा करके जो भी त्रुटियां हैं उनको ठीक करवाने का पूरा प्रयास करें। जब लोगों के ठीक हो जाएंगे तो इनको सबको पोर्टल अच्छा लगेगा। अगर पोर्टल नहीं होता तो इनको घर बैठे पेंशन मिल जाती क्या? विपक्ष को अच्छा क्यों नहीं लग रहा? विपक्ष को तो ये है ना कि भाई उनकी दुकान बंद होगी, अब और क्या करें। कौन सी दुकान? भाई जो करते थे उल्टा सीधा काम वो ठीक है। अच्छा, अब आपने केंद्र सरकार के बारे में बता दिया, प्रदेश सरकार के बारे में बता दिया। अब व्यक्तिगत एक सवाल मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर आपसे ही ले रहा हूं कि आप खुद जब जनता के बीच में इस बार जाएंगे तो किस उम्मीद से जाएंगे, और आगे आपको क्या लगता है कि हाँ, आपने जो 2 टेन्योर पूरा किया अच्छे तरीके से, बिना किसी विवाद में रहे पूरा किया, आपका कद और कहां जाना चाहिए? देखो आप ये मत कहेगी तो पार्टी कहेगी, मुझे पता है। भाई जो हमने 9 साल के अंदर जनता के बीच में रहकर पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से काम किया है, और विकास ही हमारा जो मुद्दा रहेगा, विकास रहेगा। हम विकास को लेकर की जनता के बीच में जाएंगे कि भाई हमने पिछले 9 साल 10 साल के अंदर जो विकास कार्य किए हैं, उन विकास को देखते हुए हमें वोट दें, हमें सपोर्ट करें, यही लेके हम जाएंगे आगे। अच्छा, आपका जो क्षेत्र है विधानसभा से थोड़ा सा हटकर अगर मैं लोकसभा की तरफ जाऊं तो वहां कुछ कुछ विवादों जैसा कुछ आता है। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आपने कहा था कि मैं समझ जाता हूं, तो आप भी समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो वो विवाद क्या है? कोई तलखी है, कोई किस तरह की दिक्कत है राव साहब को? नहीं, ऐसा नहीं। राव साहब क्या है कि मैं, जैसे मान लो कोई हल्के की बात है, कोई विकास की बात है, तो बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई ये सरकार से नाराज है। भाई जो भी नहीं, ये लोगों को क्यों लगता है? जनप्रतिनिधि है तो वो अपनी बात तो कहेगा ही। मान लो कोई इलाके में कोई विकास की कोई कमी है या कोई और कोई कमी है, तो कोई भी जनप्रतिनिधि होता है वो बात कहता है, तो वो लोगों को लगता है कि भाई हाँ सरकार से नाराज हैं, मुख्यमंत्री से नाराज। तो ऐसी कोई बात नहीं। आप तो खुलकर नहीं कहते हैं कभी? क्या मैं भी कहता हूँ जो विकास की बात है। ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न यहां पर यह है कि जब आप कह रहे हैं कि हाँ, अपने आप को, जितना मैंने अभी तक आपसे बातचीत की, आपने लगभग 100 में 100 नंबर दिया कि भाई कोई ऐसी कमी नहीं रह गई है, लेकिन विपक्ष इसको पूरी तरह से खारिज करता है, बहुत हमलावर तरीके से खारिज करता है। सबसे बड़ा चैलेंज विपक्ष में हरियाणा में आपको कौन दिखाई देता है? क्योंकि अब 2 पार्टियां जो कि परंपरागत कह सकते हैं, जैसे परंपरागत खेती होती है वैसे परंपरागत पार्टियां थी पहले से, कांग्रेस हो गई, नेलो हो गई, उनसे तो चुनौती थी, आम आदमी पार्टी भी आ गई। चैलेंज कहीं आपको दिख रहा है कि हाँ कुछ इस तरह का चैलेंज है, आपके बावल क्षेत्र में हो, आपके लोकसभा क्षेत्र में हो, आपके पूरे हरियाणा में हो? देखो, हमें कोई चैलेंज नहीं लग रहा। जिस तरह से पिछले 9 साल के अंदर हमने काम किया है, प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में काम किया है, तो ऐसा हमें कोई चैलेंज लग नहीं रहा। आम आदमी पार्टी? कोई आम आदमी पार्टी तो कुछ है ही नहीं। पंजाब में घेर दिया, दिल्ली में घेर दिया, बीच में आप हैं। भाई वो क्या है कि जो लोभ लालच का दे करके लोगों को भगा करके और उन्होंने सत्ता हासिल की है, लेकिन हरियाणा के लोग इस तरह के नहीं है कि फ्री के खाने वाले हों और लोभ लालच में आ जाएं। लोग समझदार हैं। आपने आदमपुर चुनाव भी देखा होगा। आदमपुर चुनाव में सिर्फ मेरे ख्याल 4000 वोट पर उनका कैंडिडेट सिमट गया था। तो आप देख सकते हो कितना जनाधार आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर है। कांग्रेस ठीक है, स्ट्रगल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई हमारे से आगे निकल नहीं, कांग्रेस स्ट्रगल करेगी या कांग्रेस के अंदर स्ट्रगल है?
वो तो रहता ही है, उनके तो कई ग्रुप हैं, आपस में उनकी नहीं बनती, कांग्रेस में कई धड़े बने हुए हैं। तो पहले तो सब एकजुट हो जाएं फिर? लगता नहीं है मेरे को एकजुट हो जाएंगे। क्यों? तो आप देख ही रहे हो, कब तक 10 साल से तो हम देख रहे हैं, और संगठन नहीं बना पा रहे वो लोग, तो एकजुट कहाँ होंगे? आज तक संगठन 10 साल में संगठन नहीं बना पाए, जबकि 3-3 प्रदेश अध्यक्ष बदल लिए उन्होंने, लेकिन आज तक संगठन नहीं बन पाया। तो कब इनेलो इनेलो तो वैसे ही एक सीट रहेगी या प्रदेश के अंदर, चौटाला साहब कह रहे हैं मैं अकेले काफी हूँ, तो वो तो चुनाव में पता लगेगा ना। वो संगठन भी उनका कह रहे हैं कि तैयार हो गया। तो वो तो कोई भी राजनीतिक दल ये थोड़ा ना कहेगा कि मैं पीछे रहूंगा। अच्छा, ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल, पहले जब आपकी पार्टी का जिक्र होता था, बीजेपी का जब भी जिक्र होता था, तो आमतौर पर सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश के हिसाब से लोग कहते थे शहरों वाली पार्टी है। 2014 में वो मिथक या वो बात बदली और वाकई मोदी जी का जलवा दिखा। लेकिन अब आमतौर पर जब हम भी हमारे संवाददाताओं के जरिए या खुद पहुंचकर कभी जब बातचीत करते हैं, तो गांव के अंदर भी आपकी, चूंकि पन्ना प्रमुख आपका एक अपने आप में कॉन्सेप्ट बड़ा है, तो गांव गांव तक आपने दस्तक दी। और अब देश में एक लकीर सी है कि हाँ, एक विचारधारा ये है और एक दो विचारधारा एक तरफ चल रहे हैं। ग्रामीण अंचल में हरियाणा में आप लोगों की पैठ कितनी मजबूत हो पाई है? उत्तर प्रदेश में तो मैं समझ सकता हूं कि बहुत है, कुछ और प्रदेशों में देश का, हरियाणा में क्या है? देखो, आप जैसे उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की इनकी बात कर रहे हो, इनमें संगठन पहले से मजबूत है, लेकिन हरियाणा में 2014 के बाद जो संगठन बना है, और जो पन्ना प्रमुख तक हम बहुत माइक्रो मैनेजमेंट पार्टी का है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। और आज पन्ना प्रमुख तक पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग तो अपना जिला अध्यक्ष तक नहीं बना पा रहे दूसरी पार्टी के, और हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख तक बन गए। तो जो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गांव, ग्रामीण क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कितनी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है अमित, कुछ सवाल और हैं? हमारे साथ कुछ महिला मौजूद है, उनसे जानेंगे आखिर, क्योंकि उनके भी मन में कुछ सवाल है और कुछ पूछना चाहती है। मैम, क्या मंत्री जी मौजूद है, क्या पूछना चाहेंगे? मंत्री महोदय जी नमस्कार। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, मंत्री जी की तरफ देख कर नमस्कार करिए ना। कहना चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र में बहुत कुछ हुआ है और आगे भी बढ़ा है, और हम महिलाएं सब ये आगे सवाल बढ़े थोड़े ना, ये तो आप बता रही हैं हुआ है। क्या चाहती है मंत्री जी? बैठे हैं, इनसे कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं? सर जी, ऐसा कोई सवाल नहीं है, सब कुछ हुआ कोई हुआ सवाल है, नहीं। सर। सब कुछ ठीक है। ठीक है, एक आखिरी सवाल बनवारी लाल जी, अब जब आप चुनाव में जाएंगे, आपने बताया कि बावल हो, आपका लोकसभा का ये पूरा क्षेत्र हो, दक्षिण हरियाणा हो या फिर पूरे हरियाणा की बात, तो आप कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। हम भी एक कार्यक्रम करते हैं, आपका एमएलए शूट करते हैं, आपको भी बुलाएंगे भी जल्दी स्टूडियो में, न्यूज रूम में, तो वहां पर भी आपसे सवाल होगा। लेकिन आज आप खुद व्यक्तिगत तौर पर क्या मानते हैं कि हाँ, जितने कॉन्फिडेंट आप हैं उतने ही कॉन्फिडेंट बाकी अन्य हैं, वो चाहे विधायक हो या मंत्री हैं? देखो, मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ, दूसरे की क्या कह सकता हूँ? नहीं, आप दूसरे की बताइए, मैं समझ जाऊंगा। मैं अपनी बता सकता हूँ, दूसरे कैसे बता सकता? ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल सबका, क्योंकि अगर आप काम के आकलन करें कि काम किया है, सरकार ने किया है, व्यक्तिगत तौर पे आपने किया है, जो सरकार ने काम किया वो सब पे लागू हो, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, उसका लाभ सबको मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मंत्री का जो कॉन्फिडेंस कम हो, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए और उस सरकार ने जो काम किया उनका लाभ सभी को मिलता है। पहले टेन्योर के बाद दूसरे टेन्योर में आपकी सीटें घटी, ये आखिरी सवाल है मेरा, इस बार आपको क्या लग रहा है? देखो, एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार में होती है, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं, वो सीटें कम हुई, लेकिन इस बार कई बार ये होता है भाई, टिकट देने में कोई सिलेक्शन में कहीं गड़बड़ी हुई या कुछ और, तो ये सारी चीज़ें देखकर पार्टी करेगी, और मुझे नहीं लगता कि अब की बार हमारी कुछ कमी रहे सीटों में और पूरी बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। तो जजपा को किनारे कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो हमारे जो हाईकमान है वो करेगा फैसला। ठीक है, बहुत शुक्रिया बनवारी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडिया न्यूज हरियाणा के बावल मंच में आप बनवारी लाल जी को सुन रहे थे। डॉक्टर बनवारी लाल का साफ कहना है कि काम के आधार पर वो अपनी बात रखते हैं और उसी आधार पर जनता के बीच में फिर चुनावी साल में वो जाएंगे। बावल में उनके रहते हुए ना सिर्फ एक चिकित्सक के तौर पर काम हुआ, सेवा हुई, बल्कि सरकार में और मंत्री के तौर पर भी उन्होंने सेवा की और आगे भी करने का प्रयास कर रहे हैं। और बैठी हुई जनता इस बात को सराह रही है।
उसकी सराहना करते हुए कह रही है कि हाँ, वाकई बदलाव हुआ है और भी चीजें बदलेंगी, जो कि खुद बनवारी लाल जी ने कहा कि प्रगति आगे चलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, तो इस पर काम आगे भी वो करते रहेंगे, जनता का उनको साथ चाहिए। फिलहाल बाबुल मंच में इतना ही। नमस्कार।